नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आज हम असम में 2023 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ हमें यहाँ पे 3640 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई 16 प्लस 340 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है एंड एडिशन भी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे और बोर्डमास रूल की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ब्रैकेट ओपन करना। ब्रैकेट यहाँ पे नहीं दी हुई है। फिर उसके बाद है ऑफ का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। फिर है डिवीजन, तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड का साइन दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 3640 को डिवाइड करेंगे किससे, 14 से। तो ये कैंसिल आउट करके हमारे पास आ जाएगा 260। नाउ मल्टीप्लाई, क्या बचा, जो बच गया बाकी को एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। मल्टीप्लाई 16 प्लस में कितना आ गया 340 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, अब डिवीजन हो गया, फिर क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। नाउ 260 को मल्टीप्लाई करना अब हमने किसके साथ, 16 के साथ। तो 260 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, तो हमारे पास अब आंसर आएगा इज इक्वल टू 4160 और प्लस में कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस में आएगा 340। ना अब 4160 प्लस 340 इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करके हमारे पास आएगा 4500। तो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई हमारे पास, 4500। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4500। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 6 बुक्स वेट इज 1260 kg, हाउ मैनी बुक्स विल वेट 3150 kg। यदि 6 किताबों का वजन 12600 किलोग्राम है, कितनी किताबों का वजन 3150 किलोग्राम होगा। ना अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन दिया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या बताया हुआ यहाँ पे, वेट ऑफ वन बुक कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 6 बुक्स वेट इज 1260 किलोग्राम, हाउ मैनी बुक विल वेट 3150 किलोग्राम। यदि 6 किताबों का वजन 1260 किलोग्राम है, कितनी किताबों का वजन 3150 किलोग्राम होगा। ना अब यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे वेट बताया हुआ है 6 बुक्स का, तो वो लिख लेते हैं। वेट ऑफ 6 बुक्स इज इक्वल टू कितना है, 1260 किलोग्राम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बुक का वेट निकाल लेते हैं। वेट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू 1260 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 6। तो आ जाएगा 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6 और 0। तो ये आ गया, एक बुक का वेट आ गया हमारे पास 210 किलोग्राम। नाउ तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 210 किलोग्राम की हमारे पास एक बुक है, या फिर एक बुक का जो वेट है वो कितना है, 210 किलोग्राम। नाउ अब इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। तो 1 kg किसके इक्वल आ जाएगा, 1 kg इज इक्वल टू 1/210 मीन्स 1 kg वेट किसके इक्वल होगा, 1 बुक डिवाइडेड बाय 210। नाउ अब हमने फाइंड क्या करना है कि 3150 किलोग्राम में टोटल कितनी किताबें आ सकती हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3150 kg इज इक्वल टू 3150 मल्टीप्लाई 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम की वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारे पास, 1/210। तो यहाँ पे पुट कर देंगे अब, मल्टीप्लाई 1/210 बुक्स के इक्वल आ रही है। तो इज इक्वल टू सोल्व करेंगे अब हम, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 1 3 0, 3 5 15। अब 7 से 7 1 7, 7 15 105। नाउ तो 3150 kg में टोटल कितनी बुक होंगी हमारे पास, 15 बुक्स। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है।
ऑप्शन सी इज करेक्ट 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 मल्टीप्लाई 107 प्लस 93 मल्टीप्लाई 93 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ना इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ना यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, तो यहाँ पे हम इस रूल को यूज करेंगे। तो ब्रैकेट इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो ये वाला स्टेप हो जाएगा स्किप, ऑफ भी स्किप हो जाएगा। अब डिवीजन डिवीजन भी नहीं है, ये स्टेप भी स्किप हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 107 और 107 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और 93 और 93 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम ऐसा करेंगे, इन दोनों को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 107 मल्टीप्लाई 107, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 11,449, और प्लस 93 को मल्टीप्लाई करेंगे 93 से, तो आ जाएगा 8,649। ना अब मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, एडिशन। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करके कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा 20,098। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20,098। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 20,098। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लॉस इज 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस द लॉस परसेंटेज इज व्हाट। यदि हानि विक्रय मूल्य की 1/3 है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। ना अब इस क्वेश्चन में हमें क्या नहीं दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमें नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलिंग प्राइस को एज्यूम कर लेंगे। मान लेते हैं लेट सेलिंग प्राइस भी इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस हमने क्या मान लिया, 100 रुपीज़। ना अब क्या हो रहा है हमारे पास, लॉस। तो लॉस कितना हमारे पास, लॉस है हमारे पास इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास लॉस, 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो लॉस किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस। ना तो लॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, 1/3 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, 100/3। ना यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे अब, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास 100 प्लस, और लॉस किसके इक्वल था, आ गया हमारे पास 100/3। तो आ गया 100/3। ना एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आएगा हमारे पास 3, और यहाँ पे आ जाएगा 300 प्लस 100, 300 प्लस 100 इज इक्वल टू 400/3। ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। नाउ अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है लॉस परसेंट। क्या फाइंड करना है, लॉस परसेंट। और लॉस परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस। तो लॉस कितना हुआ हमारे पास यहाँ पे, तो लॉस है हमारे पास 100/3 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, तो कॉस्ट प्राइस है 400/3। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला लगेगा, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती है, मीन्स A/B डिवाइडेड बाय C/D, तब हम इस केस में हम फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू A/B, जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है उसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं D/C। जो नीचे वाली फ्रैक्शन का हमारे पास डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो क्या होगा, डिनोमिनेटर। तो ना इसको सोल्व करके लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 100/3 मल्टीप्लाई 3/400, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा हमारे पास 100, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आएगा 100। लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई में 100। तो कैंसिल आउट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 100 1 द 100, 100 4 द 400, और 4 से 4 1 द 4, 425 द 100। तो हमारे पास लॉस कितना आ गया, 25%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 25% लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9% ऑफ x इज इक्वल टू 63। हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, x की वैल्यू फाइंड करनी है।
मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख दिया, x। तो हमने यहाँ पे क्या करना, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ 9%, अब ऑफ का मतलब क्या होता है हमारे पास, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और परसेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास 1/100। नाउ तो यहाँ पे इसको मैं सोल्व करूँगा, तो 9% का मतलब क्या हो गया, 9/100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 63। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिवाइड में है वो इक्वल के राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो आ जाएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 63, और मल्टीप्लाई में 100 उस तरफ चला गया तो आ गया मल्टीप्लाई 100। नाउ अब यहाँ पे 9 इंटू एक्स बचा। अब x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो भी क्या होगा, जैसे राइट हैंड साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 100, और डिवाइड में क्या आ गया, 9। 9 1 द 9, 9 7 द कितने होते हैं, 63। नाउ 7 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, 700। तो x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, तो x आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 700। तो यहाँ पे जो हमने x माना हुआ उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 700। तो 9% ऑफ 700 किसके इक्वल आएगा, 63 के इक्वल। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 700। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 + 33 + 333 + 3.33 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे क्या करना, हमने इसको ऐड करना और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है 333 एंड 333, ये अपने आप में कंप्लीट नंबर है। तो यहाँ पे कहीं भी इन तीनों नंबर में डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब भी हम कंप्लीट नंबर की बात करते हैं तो उसके बाद हम खुद ही डेसिमल लगा देते हैं। कभी आपने एटीएम पे देखा होगा, जब आप वहाँ पे अमाउंट फिल करते होगे तो वहाँ पे पहले डेसिमल के आगे 00 लगी रहती है। आप चाहे 100 रुपीज़ निकालो चाहे 1000 रुपीज़ निकालो, तो 1000 आगे क्या होगा, फिर डेसिमल 00, क्योंकि जो 1000 है वो अपने आप में क्या है, कंप्लीट नंबर। तो इसलिए उसके बाद हमने क्या लगा दिया है, डेसिमल। तो वैसे 3 एंड 33 और 333 अपने आप में क्या है, कंप्लीट नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके नंबर के पीछे खुद ही डेसिमल लगा के 00 लगा देंगे ना। अब क्या है 33, तो ऐड करना है 33, तो 33.00। नेक्स्ट हमारे पास 333, तो आ जाएगा 333.00 ना। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 3.33। तो याद रखना, जब भी डेसिमल का केस हो तो हमेशा डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3.33 ना। अब हमने क्या करना है, इनको जस्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3, इधर भी 3, डेसिमल 3 + 3 6, 6 + 6 12। तो यहाँ पे आ गया 2, 1 कैरी, 3 3 6 + 1 7 एंड 3। तो इनको ऐड करके कितना आ गया हमारे पास, 372.33। ये आ गया हमारे पास आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 372.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 5 consecutive number is 4. द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज व्हाट। 5 लगातार संख्याओं का औसत 4 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं लेट 5 consecutive नंबर्स आर, क्या मान लिया हमने, फर्स्ट वाले को मान लिया x, फिर आया x+1, x+2, x+3 एंड लास्ट x+4। ये आगे हमारे पास 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर ना। अब यहाँ पे हमें बोला कि जो 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है उसकी एवरेज कितनी है, 4। तो एवरेज, तो यहाँ पे एवरेज लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एवरेज निकालने का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ना। अब इस क्वेश्चन में हमें 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर की एवरेज दी हुई है। तो एवरेज कितनी है हमारे पास, 4। सम ऑफ ऑल नंबर, इन सभी नंबर को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x+1 + x+2 + x+3 + x+4 डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। तो डिवाइड किससे करेंगे,
5 से। ना अब क्या करना, हमने इन सभी को ऐड करना है। एक्स एक्स वाले एक्स में ऐड होंगे और जो नंबर बच गए डिजिट वो ऐड होंगे, और इस 5 को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास 5 4 द 20 इज इक्वल टू एक्स कितने टाइम आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा 5x प्लस में कितना आएगा 1 + 2 3 3 + 3 6 + 4 10। नाउ ये 10 यहाँ पे प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 20 - 10 इज इक्वल टू 5x इम्प्लाइज है 20 - 10 कितने हो गए 10 इज इक्वल टू 5x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है डिवाइड, तो आ जाएगा 10/5 इज इक्वल टू x, 5 1 5 5 2 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। ना अब क्वेश्चन में पूछा कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या होगा हमारे पास, वो हमने फाइंड करना है। तो ना x + 4 हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x की वैल्यू पुट करेंगे, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू x + 4 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 2 + 4 इज इक्वल टू 6, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा आया हमारे पास 6। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन ब्रैकेट 3080 प्लस 6160 ओपन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 28 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसको सोल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, क्वेश्चन मार्क के इक्वल। ना अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ब्रैकेट भी है, एडिशन भी है एंड डिवाइड भी है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है हमारे पास बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट है ना। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमने चेक करना है क्या हमारे पास फर्दर मल्टीपल साइन तो नहीं है यहाँ पे, अगर मल्टीपल साइन लगे होंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। बट इस केस में हमारे पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर ओनली एडिशन, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 9240, और क्या बचा हमारे पास डिवाइडेड बाय 28। ना अब क्या करना, हमने 9240 को डिवाइड करना है 28 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कैंसिल आउट करके 330, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट 330। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5005 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ अब इस क्वेश्चन में हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन भी है और डिवाइड का साइन भी है। अब सबसे पहले हम किसे सोल्व करें, या तो डिवाइड को सोल्व करेंगे या फिर सब्ट्रैक्शन को सोल्व करेंगे। तो ये हमें कौन बताएगा कि कौन सा स्टेप पहले होगा, तो ये हमें बताता है बोर्ड मास रूल। क्या होता है बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है तो ये स्टेप स्किप हो जाएगा, ऑफ भी यहाँ पे नहीं है, ये भी स्टेप स्किप हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, डिवाइड। तो हमने क्या करना है, 5000 को डिवाइड करना है 10 से, तो क्या आ जाएगा 5000 को डिवाइड करके 10 से, तो यहाँ पे हमारे पास 500 बचेगा। नाउ अब इसको सोल्व करके कितना है 500। नाउ नेक्स्ट स्टेप फॉलो अप करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5005 और माइनस में क्या बच गया हमारे पास 500। नाउ अब डिवीजन वाला स्टेप हो गया, अब मल्टीप्लाई वाला स्टेप नहीं होगा, यहाँ पे स्किप हो जाएगा। फिर क्या एडिशन, ये भी स्किप हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास सब्ट्रैक्शन। ना अब हमने क्या करना है, 5005 में से 500 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आ जाएगा हमारे पास 505 और 5 - 1 कितने होंगे 4, तो यहाँ से कैरी जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 4, तो आंसर आ गया हमारे पास 4505। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट 4505। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 15% ऑफ ₹34। तो क्या बोला यहाँ पे हमारे पास 15% ऑफ 34 हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हमने फाइंड करना है। नाउ ऑफ का मतलब क्या होता है हमारे पास मल्टीप्लाई करना, और परसेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास 1/100। नाउ सॉल्व करेंगे इसको हम, तो क्या आ जाएगा 15/100 मल्टीप्लाई 34 इज इक्वल टू व्हाट, ये हमने सोल्व करना है। नाउ इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट करते हैं 5 से, 5 3 = 15, 5 20 = 100। नाउ फिर 2 से चला जाएगा, 2 10 = 20,
2 17 द 34। नाउ 17 3 द कितने होते हैं 51 और ओवर में क्या आ जाएगा 10। नाउ तो हमारे पास 15% ऑफ 34 रुपीज़ क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 5.10 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो 34 रुपीज़ का 15% कितना होगा हमारे पास 5.10 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट 5.10 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डज अ वर्क इन 10 days and B does the same work in 15 days. In how many days they together will do the same work? A एक काम को 10 दिनों में करता है और B उसी काम को 15 दिनों में करता है। वे मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ पे जो गिवन डाटा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या बताया हुआ है, ए एक काम को ख़त्म करने में कितने दिन ले रहा है 10 डेज, और बी सेम उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है 15 दिन में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड करेंगे। तो टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे, 10 और 15 का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा वही हमारे पास क्या होगा टोटल वर्क। तो एलसीएम कितना आया 10 और 15 का 30, और जो हमारे पास टोटल वर्क आएगा उसको हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं यू से, मीन्स 30 यूनिट। ना अब हम क्या करेंगे यहाँ से ए का 1 डे वर्क निकालेंगे। एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, टोटल काम कितना है 30 यूनिट, डिवाइडेड बाय एक कितने दिन में खत्म कर रहा है 10 डेज में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 0 से 0 इज इक्वल टू ए एक दिन में कितना काम करेगा टोटल 3 यूनिट। ऐसे हम बी का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। बीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क 30 यूनिट डिवाइडेड बाय 15, 15 1 द 15, 15 2 द 30 इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा 2 यूनिट। ना अब नेक्स्ट बोला कि अगर वो दोनों एक साथ काम करें, अगर वो दोनों एक साथ काम करें तो हम उनका दोनों का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। जब वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ए बीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू ए का एक दिन का काम कितना है 3 यूनिट, प्लस बी का एक दिन का काम कितना है 2 यूनिट। जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे 5 यूनिट। ना अब हमने क्या पता करना है यहाँ पे, अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो वो टोटल वर्क को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे हमने फाइंड करना है। तो नाउ लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय ए बी टुगेदर, टाइम टेकन बाय ए बी टुगेदर टू complete 30 यूनिट वर्क, टू कंप्लीट 30 यूनिट वर्क क्या आ जाएगा हमारे पास। तो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ए एंड बी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर। तो इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, टोटल वर्क कितना हमारे पास 30 यूनिट, 300 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय ए एंड बी, या फिर 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी। तो दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 डे वर्क क्या आ जाएगा हमारे पास ए बी का, जब वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं 5, कितना आ गया 5 यूनिट। ठीक है, पर डे, मतलब कि एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं 5 यूनिट। नाउ यूनिट से यूनिट कैंसिल, 5 1 द 5, 5 6 द 30। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये डी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6 डेज। तो दोनों एक साथ मिलके 30 यूनिट वर्क को कितने दिनों में खत्म करेंगे 6 डेज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट 6 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60 इफ द एवरेज ऑफ
फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 58 एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 इज 63। फाइंड द सिक्स्थ रिजल्ट। 11 परिणामों का औसत 60 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 58 है और अंतिम 6 का औसत 63 है तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। ना इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या बताया हुआ पहले यहाँ पे एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट कितना है, लिख लेते हैं यहाँ पे एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज इक्वल टू कितना है 60। ना तो ऐसा करते हैं, अब टोटल निकाल लेते हैं। 11 रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, टोटल ऑफ 11 रिजल्ट इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 660। ना अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब बोला एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट कितना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज इक्वल कितना है 58। नाउ तो यहां से हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। तो टोटल ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 58 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 58 मल्टीप्लाई 6, तो आ जाएगा हमारे पास 348 के इक्वल। ना अब नेक्स्ट क्या हमारे पास एवरेज ऑफ लास्ट 6, तो क्या आ जाएगा एवरेज ऑफ लास्ट 6 रिजल्ट इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 63। कितना है 63। ना तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से टोटल निकाल लेंगे। टोटल ऑफ लास्ट 6 रिजल्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 63 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 378। नाउ अब हमने फाइंड क्या करना है, रिजल्ट ऑफ सिक्स्थ। हमने क्या फाइंड करना है, जो 6th नंबर पर जो रिजल्ट आ रहा है वो हमने फाइंड करना है। रिजल्ट ऑफ 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सोल्व करके लिख रहा हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना है, नहीं तो जब आप सोल्व करोगे क्वेश्चन को एग्जाम में तो आपने वो फॉर्मूला सिर्फ यूज़ करना है, वहाँ पे आप ये सारे स्टेप नहीं मेंशन करोगे। तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट ऑफ 6, तो आ जाएगा हमारे पास टोटल ऑफ फर्स्ट 6 प्लस में क्या करेंगे टोटल ऑफ लास्ट 6, तो आ जाएगा ब्रैकेट में लिख लेते हैं 348 प्लस में 378 और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे टोटल ऑफ 11 रिजल्ट, तो ये हमारे पास कितना 660। तो इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 726 और माइनस करेंगे हम 660 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया तो जो बचा हमारे पास कितना बचा 66, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट ऑफ 6, तो ये आ गया कितना 66। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट 66, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट ऑफ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सेलिंग प्राइस इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹56.25 एंड गेन इज 20%। विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि क्रय मूल्य 56.25 रुपये है और लाभ 20% है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना है 56.25 रुपीज़ और गेन का मतलब क्या होता है प्रॉफिट। गेन और प्रॉफिट दोनों एक ही होते हैं। तो गेन कितना हो रहा है हमारे पास, गेन हमारे पास 20%। ना अब हमने फाइंड क्या करना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जब हमें कॉस्ट प्राइस और गेन दोनों दिया हो तो होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। नाउ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 56.25 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, तो मीन्स 20/100 मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस कितना है 56.25 रुपीज़। नाउ अब इनको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आ जाएगा हमारे पास 56.25 प्लस यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो बाकी जो इसको सॉल्व करके आएगा वो हमारे पास इक्वल होगा 11.25 के।
ना अब इन दोनों को हमने क्या करना है ऐड, तो ऐड करके आ जाएगा हमारे पास कितना 25 25 50 0 5 1 कैरी आ गया यहाँ पे हमारे पास 6 + 1 7 कितना आएगा 6 + 1 कितने होते हैं 7 और तो यहाँ पे आ गया डेसिमल 7 और यहाँ पे 5 + 1 6 तो आंसर आ गया हमारे पास 67.50 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट 67.50 रुपीज़। तो आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 ऑफ देम इज 14 एंड दैट ऑफ लास्ट 12 इज 17, फाइंड द 13th रिजल्ट। 25 परिणामों का औसत 18 है, उनमें से पहले 12 का औसत 14 और अंतिम 12 का औसत 17 है, 13वां परिणाम ज्ञात करें। अब गिवन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे वो लिख लेते हैं। एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट हमें दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 18। नाउ टोटल निकाल लेते हैं, टोटल ऑफ 25 रिजल्ट कितना आ जाएगा, टोटल ऑफ 25 रिजल्ट इज इक्वल टू 25 × 18। तो इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 450। तो आ गया हमारे पास टोटल रिजल्ट ऑफ 25। ना अब नेक्स्ट क्या बताया हुआ है यहाँ पे, एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 हमें बताया हुआ है। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 कितनी है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 रिजल्ट इज इक्वल टू 14। ना टोटल निकाल लेते हैं, टोटल ऑफ फर्स्ट 12 रिजल्ट इज इक्वल टू 14 × 12 इज इक्वल टू 12 4 द 48 8 12 1 द 12 + 4 16। तो आ गया हमारे पास 168। ना अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सब फर्स्ट 12 का एवरेज निकालिए, अब लास्ट का निकालेंगे। एवरेज ऑफ लास्ट 12 रिजल्ट इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, लास्ट 12 का हमारे पास 17। ना अब टोटल निकाल लेते हैं, टोटल ऑफ लास्ट 12 रिजल्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 17 × 12 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 204। नाउ अब हमने फाइंड क्या करना, हमने 13th रिजल्ट फाइंड करना है। नाउ रिजल्ट ऑफ 13 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल ऑफ 25 रिजल्ट कितना है हमारे पास, टोटल ऑफ 25 रिजल्ट आया हमारे पास 450। अब माइनस क्या करना, हमने माइनस करना ब्रैकेट में टोटल ऑफ फर्स्ट 12 रिजल्ट जो कितना है 168 और प्लस में टोटल ऑफ लास्ट 12 रिजल्ट जो कितना है 204। ना इन दोनों को ऐड करेंगे फिर 450 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 450 माइनस इन दोनों को ऐड किया तो आ गया हमारे पास 372 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया हमारे पास 78। तो आ गया हमारे पास रिजल्ट ऑफ 13। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B together can complete a piece of work in 4 days. If A alone can complete the same work in 12 days, in how many days can B alone complete that work? A और B मिलकर एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि A अकेले उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो B अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। नाउ गिवन क्या दिया हमें यहाँ पे वो लिख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला कि A और B दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो A B एक साथ एक काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं 4 डेज में। नाउ और A अकेला सेम काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है, A अकेला सेम काम को ख़त्म कर रहा है 12 डेज में। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 4 और 12 का हम क्या लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जो आएगा वही हमारे पास क्या होगा टोटल वर्क। नाउ तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास 12 यूनिट। नाउ अब हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ए बी का 1 डे वर्क।
तो निकाल लेते हैं। ए बीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क कितना है 12 यूनिट डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 द 4, 4 3 द 12 इज इक्वल टू 3 यूनिट। नाउ अब ए अकेला काम कर रहा है, 12 यूनिट काम कर रहा है, 12 डे में काम को खत्म कर रहा है, तो ए का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क 12 यूनिट, टोटल डेज कितने लग रहे हैं 12, तो 12 से 12 कैंसिल, तो आ गया 1 यूनिट पर डे। नाउ अब हमने फाइंड क्या करना है कि वी का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं यहाँ से, तो क्या आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू, दोनों का 1 डे वर्क कितना है 3 यूनिट। नाउ इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम, ए की वैल्यू कितनी आई है 1 यूनिट प्लस बी इज इक्वल टू 3 यूनिट। नाउ इम्प्लाइज दैट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 यूनिट, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आ गया हमारे पास 2 यूनिट पर डे। तो वी का 1 डे वर्क कितना आ गया, वो एक दिन में कितना काम करेगा 2 यूनिट। ना अब हमने क्या फाइंड करना है कि बी अकेला 12 यूनिट वर्क को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट द होल वर्क, तो क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल वर्क कितना हमारे पास 12 यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय बी अलोन, या फिर 1 डे वर्क ऑफ बी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 डे वर्क कितना बी का 2 यूनिट पर डे, तो ये आ गया 2 यूनिट पर डे, तो 2 यूनिट से यूनिट कैंसिल, 2 से 2 1 द 2, 2 6 द 12, तो कितना आ गया हमारे पास 6 डेज। तो बी अकेला टोटल वर्क को कितने दिनों में खत्म करेगा 6 डेज में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट 6 डेज। मैंने यहाँ पे वो लाइन नहीं लिखी है जो मैंने बोली हुई है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ना अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। नाउ यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 28/100 मल्टीप्लाई 450 प्लस 45/100 मल्टीप्लाई 280, कैंसिल आउट करेंगे 0 से 0, 0 से 0, 5 से 5 9 द 45, 5 2 द 10, 5 9 द 45, 5 2 द 10, 2 से 2 1 द 2, 2 14 द 28, 2 1 द 2, 2 14 द 28, 14 9 से कितने होते हैं हमारे पास, तो 14 9 से 126, तो आ जाएगा 126 प्लस 126 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 252। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट 252। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 6 ईयर्स इट विल बिकम्स 4 टाइम इन हाउ मैनी ईयर। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वह 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। ना मान लेते हैं जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो हमने क्या मान लिया यहाँ पे x रुपीज़, तो प्रिंसिपल क्या मान लिया हमने x रुपीज़, और बोला जो अमाउंट है वो कितना हो रहा है डबल हो रहा है, तो मीन्स जो अमाउंट है वो क्या आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल का 2 गुना होगा। अगर प्रिंसिपल x है तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ x, और टाइम कितना है यहाँ पे 6 ईयर। हमने यहाँ से क्या कर लेना है रेट हमने फाइंड कर लेना है, रेट फाइंड कर लेंगे और सिंपल इंटरेस्ट भी हम यहीं से फाइंड करेंगे। तो जब याद रखना जब भी हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हो तो हम सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला जब प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हो तो इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वैल्यू पुट करो, अमाउंट है हमारे पास 2x, प्रिंसिपल कितना है x, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास x। ना अब हमने रेट फाइंड करना है तो फॉर्मूला फिर से हम वही अप्लाई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100, इम्प्लाइज दैट वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारे पास x, रेट हमें नहीं पता तो हमने ये फाइंड करना है, और टाइम कितना आ गया हमारे पास 6 ईयर। नाउ r को यही रहने देंगे, बाकी सभी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा x, और ये हमारे पास क्या है x यहाँ पे
मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में, और नीचे 100 क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी 100 क्या है यहाँ पे डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 6 यहाँ पे आर के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ना एक्स से एक्स कट गया, 2 3 द 6, 2 50 द 100, तो रेट कितना आ गया हमारे पास, रेट इज इक्वल टू 50/3%, ये आ गया हमारे पास रेट। ना अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इट विल बिकम 4 टाइम, बाकी सारी की सारी चीज़ें वही रहेंगी, बट अब प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है एक्स, अमाउंट क्या हो जाएगा 4 टाइम, तो 4x आ जाएगा। टाइम कितना हमारे पास ये हमने फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया 50/3%। नाउ सिंपल इंटरेस्ट भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल का फॉर्मूला अप्लाई करके। नाउ अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3x, कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 3x। नाउ आगे अब सोल्व करेंगे हम, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल है हमारे पास 3x, इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारे पास यहाँ पे x, मल्टीप्लाई रेट, रेट हमारे पास 50/3%, तो यह आ जाएगा 50/3 मल्टीप्लाई 100, और टाइम कितना यहाँ पे हम हमारे पास दिया हुआ, ये हमने फाइंड करना है, तो टाइम हमने क्या करना है फाइंड करना है। नाउ जो कैंसिल होता है उसे हम कैंसिल करेंगे, 51 द 50, 52 द 100, तो टाइम को हम यहीं रहने देंगे, बाकी सभी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3 2 द 6, और ये 6 यहाँ पे 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x मल्टीप्लाई 6, और यहाँ पे t के साथ x मल्टीप्लाई में, तो x इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू टाइम यहाँ पे बच गया। ना x से x कट जाएगा, इम्प्लाइज दैट, तो क्या बच गया हमारे पास टाइम आ गया 3 6 द 18, तो टाइम आ गया हमारे पास 18 ईयर, तो ये आ गया हमारे पास टाइम। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट 18 ईयर, तो 18 ईयर में हमारे पास वो अमाउंट क्या होगा 4 टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मिनट डज आदित्य टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर इफ ही रन्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। यदि आदित्य 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। तो ना यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ हमें वो लिख लेते हैं, गिवन डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर, स्पीड भी हमें यहाँ पे बताई हुई है, स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। ना हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस भी है स्पीड भी है, तो हमने यहाँ पे टाइम फाइंड करना है ना। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, डिस्टेंस ओवर स्पीड, इम्प्लाइज दैट वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 2 1 द 2, 2 10 द 20, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 1/10 आर। ना अब हमने क्या करना है, इस आर को चेंज करना है मिनट में, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो टाइम इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई 60 मिनट। ना 0 से 0 कैंसिल, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 6 मिनट। तो हमसे जो टाइम पूछा हुआ था वो कितने में, किस में पूछा हुआ, मिनट में पूछा हुआ है, तो टाइम आ गया 6 मिनट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 6 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेट ऑफ 8 आइडेंटिकल आर्टिकल इज 4.8 किलोग्राम, व्हाट विल बी वेट ऑफ 11 सच आर्टिकल्स। यदि 8 समान वस्तुओं का वजन 4.8 किलोग्राम है तो ऐसी 11 वस्तुओं का वजन कितना होगा। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है उससे हम लिख लेते हैं। तो क्या बताया हुआ 8 आर्टिकल्स जो है हमारे पास उसका वेट कितना दिया हमें 4.8 किलोग्राम। नाउ तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक आर्टिकल का वेट निकाल लेते हैं, तो 1 आर्टिकल का वेट कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाई 8 किलोग्राम। नाउ इसको फर्दर लिख सकता हूँ मैं आगे सॉल्व करके, 48 ओवर डेसिमल रिमूव किया नीचे कितना आ जाएगा 10, तो 8 10 द 80,
तो ये आ गया हमारे पास 1 आर्टिकल का वेट। ना अब हमने कितने आर्टिकल का वेट फाइंड करना है, 11 ऐसे आर्टिकल का वेट हमने फाइंड करना है। ना तो निकाल लेते हैं, वेट ऑफ 11 सच आर्टिकल्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 मल्टीप्लाई एक आर्टिकल का वेट कितना है 48/80। नाउ कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 2 2 द 4, 2 4 दैट 240 द 80। नाउ फिर 4 से कट जाएगा, 4 6 द 24, 4 10 द 40, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 द 6, नहीं कैंसिल नहीं करेंगे हम, इसको एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि नीचे क्या है हमारे पास 10, तो ये बाद में किस में चेंज हो जाएगा, डेसिमल में। तो क्या बचेगा हमारे पास 11 6 द 66 डिवाइडेड बाय 10। तो ना 11 आर्टिकल का वेट कितना आ गया हमारे पास, ना यहाँ पे मैं इसको डेसिमल में चेंज कर दूंगा तो ये आ जाएगा 6.6 kg। तो ये आ गया हमारे पास 11 आर्टिकल का वेट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 6.6 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹815 in 3 years and ₹854 in 4 years, then the sum is what? साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में 815 रुपये और 4 वर्षों में 854 रुपये हो जाती है, राशि क्या होगी। मीन्स जो हमने वो रुपये जमा करवाए हैं किसी बैंक में, वो हमने नंबर ऑफ रुपीज़ फाइंड करने की स्टार्टिंग में हमने कितने फाइंड किए हैं, जमा करवाए हैं। नाउ अब यहाँ पे क्या बताया हुआ क्वेश्चन में कि 3 ईयर में जो हमारे पास अमाउंट है वो कितना हो रहा है 815 रुपये, और 4 साल में वही अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, 4 ईयर में हो गया हमारे पास अमाउंट 854 रुपये। ठीक है ना। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना हमारे पास, 4 - 3 करेंगे तो कितना है 1 ईयर। तो 1 ईयर का जो इंटरेस्ट होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो 854 में से 815 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 39 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास 1 ईयर का इंटरेस्ट ना। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट 39 है, तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट लगा होगा वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो 3 ईयर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 3 ईयर इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 ईयर का कितना है 39, तो 3 ईयर का कितना हो जाएगा 3 × 39 इज इक्वल टू, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारे पास 117 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास 3 ईयर इंटरेस्ट। नाउ अब हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करना है कि हमने कितने रुपए जमा करवाए हैं। नाउ अब हमारे पास अमाउंट भी पता चल गया हमें कितना, और सिंपल इंटरेस्ट भी पता चल गया। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। नाउ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट कितना है हमारे पास 815 रुपये माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 3 साल का 117 रुपये। नाउ सब्ट्रैक्ट किया तो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई हमारे पास 698 रुपीज़। तो आ गया हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने बैंक में जमा करवाया था। इसको हमने जमा करवाया तो 3 साल में 3 साल के बाद अमाउंट कितना आ गया 815। अगर 4 साल के बाद चेक करेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा 854 रुपये। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 698 रुपीज़।